हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ, जूरिस्टिक पर्सन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जूरिस्टिक पर्सन है या लीगल पर्सनालिटी है तो 5 क्वालिटी को वो क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। 5 क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए जूरिस्टिक पर्सन में? फिर से एक बार फिंगर टिप से कि वो क्या कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद व बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉमन सील होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, सू एंड सूड उसके ऊपर भी वाद दाखिल कर सकते हैं और वो भी किसी के ऊपर वाद दाखिल कर सकता है। उसी में मैंने आपको पर्सन शब्द का मतलब बताया कि 2 तरीके के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। एक वर्ड उसी में और डिस्क्राइब किया गया है, डबल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तित्व। तो देखिए, हम दोहरा व्यक्तित्व नहीं रख सकते हैं, हम डिफरेंट कैपेसिटी रख सकते हैं। एक समय में हम कई काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी पर्सनालिटी एक ही जैसी अलग अलग नहीं हो सकती। ये नहीं कि हम एक के लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरे के लिए बहुत बुरे होंगे। जो जैसा पर्सनालिटी होगी वो कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी, लेकिन कैपेसिटी हम डबल रख सकते हैं। इंग्लिश लॉ भी यही कहता है कि डिफरेंट कैपेसिटी एक पर्सन रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक पर्सन है, एक कंपनी में वो डायरेक्टर है, एक ट्रस्ट में ट्रस्टी है और एक जगह वो लीगल हेड है। तो वो तीनों काम वो कर सकता है क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, कहाँ टाइम मैनेजमेंट है कि कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है। तो ये उसकी कैपेसिटी हुई, लेकिन पर्सनालिटी डबल नहीं है। इंग्लिश लॉ डज नॉट रिकग्नाइज डबल पर्सनालिटी। इंग्लिश लॉ किसी भी तरीके से दोहरे व्यक्तित्व को, सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। इसका मतलब हम क्या है, हम खुद अपने आप को से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, हम एक ही केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट भी नहीं हो सकते हैं, हम लीगल ट्रांजैक्शन अपने आप को विधिक अंतरण भी नहीं कर सकते। तो ये काम, हम चारों काम अपने आप में नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम डबल पर्सनालिटी नहीं हो सकते, लेकिन हम डिफरेंट कैपेसिटी रख सकते हैं। दूसरा वर्ड मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या कल्पित व्यक्ति। तो जो व्यक्ति जीवित नहीं है, हम उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं विधि की दृष्टि में कि वो व्यक्ति जीवित हैं और हम जीवित को मानते हुए उन्हें। इंग्लिश लॉ क्या कह रहा है कि 3 तरीके के जूरिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन, स्टेट और फंड्स। और यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड बॉडी को कल ही मैं बता चुकी हूँ कि लीगल पर्सनालिटी माना गया है। मैंने आपको केस का नाम भी कल बताया था, सालोमन वर्सेस सालोमन। इनकॉर्पोरेट बॉडी को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। कॉर्पोरेशन सोल एकल निगम। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ पहले। ए कॉर्पोरेशन सोल इज एन इनकॉर्पोरेटेड सीरीज ऑफ सक्सेसिव पर्सन। एकल निगम क्रमवर्ती व्यक्तियों की निगमित श्रृंखला है। इसका मतलब इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्राउन, क्राउन क्या है, क्राउन कभी नहीं मरेगा, लोग आते और जाते रहेंगे, लेकिन क्राउन का पोस्ट हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए इंग्लैंड में मैगज़ीन में फेमस है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा की मृत्यु हो, राजा चिरायु हो, अर्थात राजा मर सकता है लेकिन क्राउन नहीं मरेगा। इसीलिए क्राउन की पोस्ट कैसी है, लगातार चलने वाली है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। भारत में पोस्ट मास्टर जनरल का पोस्ट हमेशा चलता रहेगा, कभी भी पोस्ट समाप्त नहीं होगा। ये वो कॉर्पोरेशन सोल है कि जिसमें एक व्यक्ति में हमेशा वेस्टेड रहता है, लोग आते और जाते रहते हैं, पोस्ट हमेशा बनी रहती है। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, समाहत निगम। तो समाहत निगम अगर कॉर्पोरेशन एग्रीगेट है, उसको 3 तरीके से बनाया जा सकता है। इंग्लैंड में रॉयल चार्टर के बनता था, इंडिया में पार्लियामेंट के माध्यम से, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और कंपनी लॉ भी जो भी रिकग्नाइज्ड करे उनके तहत भी हम इसको बना सकते हैं। तो एक कॉर्पोरेशन एग्रीगेट इज एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन। तो इसमें ये क्या है, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ। यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी से उनका डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है। जो शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या होता है, डिविडेंड्स पाते हैं, अंश पाते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट में जाती है अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती रहती है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आपको याद होगा, मैंने बताया था ग्रोवर में कि वॉर के टाइम में कंपनी की मीटिंग चल रही थी, कंपनी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए, सारे मेंबर मर गए, फिर भी कंपनी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज ए लीगल पर्सनालिटी, कंपनी कभी भी मरेगी नहीं, कंपनी कभी भी नहीं मरेगी और कंपनी हमेशा बनी रहेगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देव मूर्तियाँ, मस्जिद और गुरु ग्रंथ साहब क्या लीगल पर्सनालिटी है।
तो आप देखेंगे कि मैंने केवल केसेस लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई चीज़ें जूरिस्टिक पर्सनालिटी हैं तो वो 5 क्वालिटी मेंटेन रखेंगी। अब उन 5 क्वालिटी को एक बार दोबारा बोलने के बाद इन केस को हम डिस्कस करेंगे। पहले 5 क्वालिटी क्या याद रखेंगे कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद व बेच सकते हैं, सू और सूड वाद दाखिल कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कोई वाद दाखिल कर सकता है। तीसरी चीज़ कॉमन सील मोहर होती है, परपिचुअल सक्सेशन विच इज़ नेवर एंडिंग। और चौथी चीज़ लास्ट कौन सी है, आप याद ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई अपने आप को जूरिस्टिक पर्सनालिटी कहता है तो 5 में से कोई भी क्वालिटी वो साबित कर लेगा तो लॉ की निगाह में वो जूरिस्टिक पर्सनालिटी बन जाएगा। अब बात करें पहली देव मूर्ति ईश्वर की मूर्तियाँ, हम उन्हें लीगल पर्सनालिटी मानते हैं। कैसे? हम ईश्वर की तरह उनको देव मूर्तियों को क्या करते हैं, कान्हा जी को या राम जी को हम खाना खिला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, मौसम के अनुसार सब काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस आए जहाँ पर देव मूर्तियों को लीगल पर्सनालिटी माना, क्योंकि उनका हम क्या कर रहे हैं, मानवीकरण, उन्हें बिल्कुल जूरिस्टिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो केस का नाम था विद्या वर्सेस विद्यानिधि। यहाँ पर भी लीगल पर्सनालिटी देव मूर्तियों को माना गया। देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर, यहाँ पर भी इस केस में भी देव मूर्तियों को लीगल पर्सनालिटी माना गया। कहा कि हम केस फाइल कर सकते हैं और हमारे ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, तो देव मूर्तियाँ लीगल पर्सनालिटी हैं। चित्रदास ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर भी इस ट्रस्ट में भी कहा गया कि देव मूर्तियाँ लीगल पर्सनालिटी हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीद व बेच सकती हैं, उनकी अपनी कॉमन सील होती है, वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है। तो देव मूर्तियों को लीगल पर्सनालिटी इन केस में माना गया। अब आपको बात करते हैं मस्जिद की। तो मस्जिद की सिचुएशन भिन्न है, किसी केस में उसको लीगल पर्सनालिटी माना गया है, किसी केस में नहीं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब हम अपनी बातों को साबित कर देते हैं तो न्यायालय हमें रिलीफ दे देता है, और जब हम साबित नहीं कर पाते हैं तो उन मामलों में न्यायालय हमें रिलीफ नहीं देता है। पहला केस बताने जा रहे हैं मौला बख्श वर्सेस हफीजुद्दीन का, AIR 1926 लाहौर का, जहाँ पे मस्जिद को लीगल पर्सनालिटी माना गया और कहा कि मस्जिद के ऊपर भी केस कर सकते हैं और मस्जिद भी हमारे ऊपर केस कर सकती है। दूसरा केस है मस्जिद शाहगंज वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी। इस केस में मस्जिद को लीगल पर्सनालिटी नहीं माना गया। इसका मतलब आपने देखा, पहले केस में माना लेकिन दूसरे केस में नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे केस में हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। बहुत सारी किताबें आपका नाम आपको पता है जो बहुत पवित्र है, रामायण है, गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, लेकिन किसी भी किताब को लीगल पर्सनालिटी नहीं माना गया। केवल सिखों की एक किताब को इसमें शामिल किया गया है, गुरु ग्रंथ साहब। ऐसा क्यों? किसी भी गुरुद्वारे का जो सेंटर पॉइंट है वो गुरु ग्रंथ साहब है। अगर वहाँ पर वो होली पुस्तक नहीं है तो उसे गुरुद्वारे की कैटेगरी में हम रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उस पुस्तक को गुरु के से कंपेयर कर रहे हैं, गुरु से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए इसको लीगल पर्सनालिटी के रूप में लिया गया है। पहला केस बता दें, शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी अमृतसर वर्सेस सोमनाथ दास। तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है वो अमृतसर में है, सिखों की एक कमेटी है जो अक्सर लीगल पर्सनालिटी पे केस करती रहती है। इसी ने मॉस्क्यू वाले पे भी केस किया था, डिफेंडेंट पार्टी बन के आई थी। तो यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में कहा गया कि गुरुद्वारे का सेंटर पॉइंट क्या है? गुरु ग्रंथ साहब, और हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, उन्हें लीगल पर्सनालिटी मानते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब क्या है? बिल्कुल एक जूरिस्टिक पर्सनालिटी है। दूसरी चीज़ प्रतिमा दास वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी, 1984 में केस आया था। यहाँ पे भी गुरुद्वारे को लीगल पर्सनालिटी जूरिस्टिक पर्सन माना गया। कहा कि हम क्या करते हैं, गुरुद्वारे का सेंटर पॉइंट गुरु ग्रंथ साहब है और गुरु के तुल्य होने के कारण ये जूरिस्टिक पर्सनालिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। अब आपको मैं बता रही हूँ कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट क्या है, लीगल पर्सनालिटी है। आर्टिकल 330 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 332 226 इस बात को सपोर्ट करता है कि यूनियन स्टेट लीगल पर्सनालिटी है। प्रेसिडेंट जो है वो लीगल पर्सनालिटी है। भारत का राष्ट्रपति विधिक व्यक्ति है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहती है। आर्टिकल 53 इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट लीगल पर्सनालिटी माना जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लीगल पर्सनालिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हर बार इलेक्शन के थ्रू आता है, वो लीगल पर्सनालिटी, उसकी पोस्ट नहीं मानी गई। लेकिन गवर्नर को लीगल पर्सनालिटी माना गया है, आर्टिकल 154 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। RBI लीगल पर्सनालिटी है। भारतीय रिजर्व बैंक लीगल पर्सनालिटी क्यों है?
फिर वो 5 क्वालिटी मेंटेन रखे हुए कौन सी, जो बताई जा चुकी है ज्यूरिस्टिक पर्सन की। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी लीगल पर्सनालिटी है। तो वो सभी संस्थाएं जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी की क्वालिटी को मेंटेन रखती हैं वो लीगल पर्सनालिटी की कैटेगरी में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम देख रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब लीगल पर्सनालिटी हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत उनको बनाया जाता है, और जब यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है तो सब लीगल पर्सनालिटी हैं, क्योंकि ये सब 5 क्वालिटी मेंटेन रखे हुए। कौन सी 5 क्वालिटी, फिर से एक बार ध्यान रखिए कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा वो कौन सी 5 क्वालिटी मेंटेन रख के चलेगा। कॉमन सील, मोहर होती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद व बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, परपीचुअल सक्सेशन होता है, सू और सूड वाद दाखिल कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कोई वाद ला सकता है। तो ये ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हैं, ये सारे के सारे ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हैं क्योंकि ये काम कर रहे हैं। जो ये काम नहीं कर रहा है वो लीगल पर्सनालिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन में बताया, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और इसके आगे एक लेक्चर और बनेगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके क्वेश्चंस का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप वीडियोस को पसंद करते हो तो प्लीज़ आप लाइक लिखो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, ताकि सामने वाले व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है और वो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएगा। थैंक यू।